हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार ट्यूब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आपको अगर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्लास 11th एंड 12th के नोट्स चाहिए आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। आपको वहाँ पे क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको मोस्टली सभी चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो उस पर मिल जाएंगे। अगर वो वीडियोस आपको पसंद आए तो उनको भी लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और बात करें इस वीडियो की तो ये है आपका केमिस्ट्री का क्लास 12th चैप्टर 1 जो कि सॉलिड स्टेट है, उसका ये 4th पार्ट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वो जाके देख लें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। केमिस्ट्री क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कीजिए, आपको तीनों पार्ट्स अपलोडेड मिल जाएंगे। आप वो देख लीजिए। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगी, आप वो देखिए। उसके बाद ये 4th पार्ट जो है और ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका फिर चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वो तीनों पार्ट ज़रूर देख लेना। ये जो है आपका, हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स से। देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें तीन है आपकी, कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। आपको पता होगा कंडक्टर्स। दीज सॉलिड्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरिंग बिटवीन 10⁴ टू 10⁶ सीमेंस पर मीटर। ये जो सॉलिड होते हैं इनकी हाई कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि वेरी करती है 10⁴ से 10⁶ तक। एग्जाम्पल है इसका कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ब्रास एक्सेट्रा। फिर है आपका सेकेंड, सेमीकंडक्टर। These solids have intermediate electrical conductivity between insulators and conductors. इन सॉलिड का जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में। वेयर कंडक्टिविटी वेरीज बिटवीन 10⁻⁻⁶ टू 10⁴ सीमेंस पर मीटर। इनके एग्जाम्पल्स है आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम, SiC और गैलियम आर्सेनाइड, GSS। फिर है आपका इंसुलेटर। दे हैव एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरिंग बिटवीन 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 सीमेंस पर मीटर। और इसका एग्जाम्पल आप जानते होंगे रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड एक्सेट्रा। देन उसके बाद है आपका एक बैंड मॉडल थ्योरी। बैंड मॉडल थ्योरी हम देखते हैं। ये है आपका, इसमें पहले वैलेंस बैंड। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल जो होती है बैंड की, वो कौन सी बैंड कहलाती है? वैलेंस बैंड। और जो लोएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल होता है वो क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड। ठीक है। अभी आप मैं अभी ग्राफ दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और फिर है आपका एनर्जी बैंड, या फिर कहते हैं इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। ये क्या होता है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये आपका, अगर ये ग्राफ देखें तो इसमें आपको ये एनर्जी लेवल शो है। और यहाँ आप देखेंगे तो 1s 2s 2p 3s ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल है। तो अगर इसको हम चार्ट के फॉर्म में या एनर्जी बैंड के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो अगर यहाँ देखेंगे आप 1s बैंड फुल्ली फिल्ड है, 2s बैंड फुल्ली फिल्ड है मतलब ऑक्यूपाइड है, 2p बैंड ये भी ऑक्यूपाइड है, और 3s जो है वो भी ऑक्यूपाइड है, भले ही पूरा नहीं लेकिन ऑक्यूपाइड है। जो लास्ट यहाँ एग्जांपल में बताया था, यहाँ पे डिफाइन किया था, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल बैंड जो होता है वो क्या होता है? वैलेंस बैंड। इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड कौन सा है? 3s बैंड।
सो ये कौन सा होगा आपका वैलेंस बैंड। उसके बाद आता है आपका 3p बैंड, 3s के बाद आता है आपका 3p। सो 3p जो है वो आपका ये क्या आपका अनऑक्यूपाइड है। सो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड क्या कहलाता है आपका कंडक्शन बैंड। सो ये 3p बैंड क्या हो जाएगा आपका कंडक्शन बैंड हो जाएगा। सो और फिर अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप देखें तो क्या बोला था आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड मींस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है आपका एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। सो होप आपको आइडिया मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर है आपका कंपैरिजन बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बाय यूजिंग बैंड मॉडल। सो कंडक्टर देखते हैं। इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका जो वैलेंस बैंड है जो कि ऊपर बताया और आपका जो कंडक्शन बैंड है वो क्या होते हैं ओवरलैप्ड होते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड और आल्सो प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, हैंस दे हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इससे क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में भी होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। फिर है आपका सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर्स देयर इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इनके बीच का ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है, बहुत ही कम। एट लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन प्रिफर्स टू रिमेन इन वैलेंस बैंड, बट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड इट गेट एक्साइटेड टू कंडक्शन बैंड। तो जब टेम्परेचर लो होता है तब तो वो वैलेंस बैंड में ही रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है वो क्या करते हैं आपके एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। देयरफॉर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी है वो बढ़ जाती है। देन उसके बाद है आपका इंसुलेटर। इन इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप between valence band and conduction band is too high to fill even at very high temperature। इनके बीच का जो गैप होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप कितना भी टेम्परेचर हाई कर दें तो भी क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट नहीं हो पाते। इसी वजह से इंसुलेटर शोज पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। होप है क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आप प्लीज़ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिर है आपका नोट एक ऑन हीटिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स present in the metal both acquire same energy and proton starts vibrating about its mean position and provides hindrance to flow of electron, hence the conductivity decreases at high temperature। so जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है मेटल्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो कुछ एनर्जी जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है वो क्या होता है वो वाइब्रेट होने लगते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक है, जो प्रोटॉन्स है एनर्जी गेन करने के बाद, जिसकी वजह से क्या होता है वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं फ्लो होने में इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो आपके दोनों एनर्जी गेन करके एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो प्रोटॉन है वो क्या करता है वाइब्रेट होने लगता है। फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है वो हिंड्रेंस होने लगती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। सो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। फिर आपका टाइप्स ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, और एक्सट्रिंसिक में आपका पी एंड एन टाइप होते हैं। देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स विद नो इम्प्योरिटीज एट ऑल। ये प्योर होते हैं, इनमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती। इसके एग्जाम्पल होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। फिर आपका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स विच आर डोप्ड विद सम इम्प्योरिटीज जिन्हें डोपेंट भी कहते हैं आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जिन्हें डोप किया जाता है, डोप से मतलब यही है मिक्स करना, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सो जो जिन सेमीकंडक्टर को डोप किया जाता है किसी इम्प्योरिटी के साथ, ठीक है, जिसको डोपेंट कहते हैं, जो इम्प्योरिटी ऐड होती है उसको क्या कहते हैं डोपेंट, तो उनको क्या कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका पी टाइप, व्हेन अ टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई जो आपका जो 13वां जो ग्रुप है, ठीक है, और 14-15 जो ये आपका बोरोन और कार्बन और फास्फोरस जो है, सो अगर आप किसी टेट्रावैलेंट को जो सेमीकंडक्टर है उसको डोप करेंगे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के साथ, ठीक है, मीन सिलिकॉन बोरोन एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो क्या बनाएगा आपका पी टाइप। ठीक है, अगर सिलिकॉन में आप बोरोन को डोप करना चाहें तो वो क्या बनाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर है द कंडक्टिंग बॉडीज इन दीज सेमीकंडक्टर्स आर होल्स विच आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। सो अभी तक आप प्रोटॉन पढ़ते आए होंगे, पॉजिटिव होता है, सो उन्हें होल्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिंग बॉडीज होती है उनको क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं, जो कि पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो ये होल्स की डेफिनेशन है, द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड होल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर जाता है तो वहाँ पे जो खाली जगह बच जाती है उसी को होल कहा जाता है। होल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर बिकॉज दे मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है आपका एन टाइप, when a tetravalent semiconductor is doped with pentavalent impurity then it is called n type semiconductor। तो कह सकते हैं आप कि आपने क्या किया, 14th जो ग्रुप था आपका उसको क्या किया, 15th ग्रुप के साथ डोप कर दिया, तो ये क्या हो जाता है आपका n टाइप। द कंडक्टिंग बॉडीज इन n टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव इन चार्ज, विच आर नेगेटिव इन नेचर या नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। तो ये था आपका एन टाइप। फिर है आपका क्लासिफिकेशन, एक क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग पी एन एन टाइप नेचर। सो अगर सिलिकॉन को आप गैलियम के साथ डोप करेंगे तो पी टाइप बनेगा। ठीक है, आप ग्रुप वाइज से पता लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे 13, 14, 15 करके, अगर 14 वाले को आप डोप करेंगे 13 वाले के साथ तो पी टाइप बनेगा, और उसी को अगर 15 वाले के साथ कर दें तो क्या बनेगा, एन टाइप बनेगा। सिंपल है। फिर है आपका एप्लीकेशन ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। द कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको पी एन एंड एन पी भी कहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, डायोड। इट इज़ यूज्ड एज एन रेक्टिफायर, जो कि रेक्टिफायर का काम आपको पता होगा, AC टू DC करना होता है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन वन लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देन अ ट्रांजिस्टर इज फॉर्म। सो अगर आप एक टाइप के सेमीकंडक्टर को किसी एक ही टाइप के दो लेयर के बीच में सैंडविच बना दे तो उनको क्या, वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है वो, जैसे PNP और NPN। ठीक है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड एम्पलीफाइड रेडियो सिग्नल्स। Photodiode is used in solar cells to convert light energy into electric energy. Photovoltaic substance which convert light energy into electric energy is called photovoltaic substance. और amorphous silicon is used in photovoltaic substance। amorphous silicon का यूज़ किया जाता है। आपका है 12-16 compound, that the material made by mixing an element of group 12 and group 16। ठीक है, तो ग्रुप 12 और जो ग्रुप 16 है उसको जो मिक्स करके आप एलिमेंट बनाएंगे टू सिमुलेट एन एवरेज वैलेंस ऑफ 4 इज कॉल्ड 12-16 कंपाउंड। तो उसको 12-16 कंपाउंड कहा जाता है। ये इसके एग्जांपल है CDSC, SGT एक्सेट्रा। फिर आपका 13-15 सेम उसी की तरह, अगर आप एक मटेरियल मिक्स करके 13 ग्रुप के एलिमेंट और 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ बना रहे हैं एवरेज वैलेंसी 4 के लिए, सो ये आपका क्या बोल देगा, 13-15 कंपाउंड, इसको नाम दिया गया है। एग्जांपल है आपका GASP, TLAS एक्सेट्रा, GAS, दे आर मैन मेड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये मैन मेड होते हैं। फिर है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पहला है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस
and paramagnetism. A substance in which weakly attracted which is weakly attracted by the external magnetic field is called paramagnetic substance. ठीक है, वो सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट हो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। दे लूज मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में। और फिर देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू टेम्पररी अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म इसमें जो होता है वो टेम्पररी अलाइनमेंट के लिए, अलाइनमेंट की वजह से इसमें अराइज होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डोमेन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये समझिए, ये आपका जैसे ये समझिए ये आपका मैग्नेटिज्म है, तो ये एरोस जो हैं तो वो सारे क्या होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो होते हैं अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल समझ लीजिए, इसको अलाइन हो जाते हैं जिसकी वजह से इसमें एक टेम्पररी मैग्नेटिज्म जो है वो जनरेट हो जाती है। अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। ये एग्जांपल है Fe3 पॉजिटिव, O2, Cu2 पॉजिटिव एक्सेट्रा। Then diamagnetic substance or diamagnetism, a substance which is weakly repelled by external magnetic field is called diamagnetic substance। तो वो क्या था, अट्रैक्ट होता था, ये क्या होता है वीकली रिपेल्ड होता है आपके मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिज्म कैसे अराइज होता है, ड्यू टू टेम्पररी अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सो उसमें पैरामैग्नेटिज्म कैसे होता है, वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे, इसमें क्या होता है आपके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। A diamagnetic substance has no unpaired electron in its atom, आयन और मॉलिक्यूल। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिज्म। A substance which is strongly attracted by external magnetic field is called ferromagnetic substance। जो एक्सटर्नल फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो वो क्या हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक। इट शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो एब्सेंस में भी ये आपका परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेगा। फेरोमैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन इन वन डायरेक्शन। दिस अलाइनमेंट इज नॉट डिस्टर्ब्ड इवन आफ्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। सो ये किसकी वजह से होता है, ये स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट की वजह से होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन का एक डायरेक्शन में, और जब मैग्नेटिक फील्ड हट जाती है तो भी ये उसी डायरेक्शन में होते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते। इसका एग्जांपल है आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल। फिर है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इन एन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस magnetic moment of domain align parallel and anti-parallel in equal numbers so that there is no net magnetic moment left। so इसमें क्या होते हैं आपके जो डोमेन होते हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल नंबर्स में अलाइन हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नहीं रहता है। फिर है आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरी मैग्नेटिज्म। A substance in which magnetic moment of domain align parallel and anti-parallel but in unequal number। ठीक है, इसमें अनइक्वल नंबर में अलाइन हो जाते हैं पैरेलल या एंटी पैरेलल, सो दैट देयर इज सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट लेफ्ट। एग्जांपल इसका Fe3O4 आपका फेराइट्स एक्सेट्रा। नोट है, when a ferrimagnetic substance is heated at 850 K it becomes paramagnetic due to randomization of spin। सो अगर आप फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करेंगे 850 केल्विन पे तो ये आपका पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, और दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर पे आप फेरीमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक बना सकते हैं। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने लिख रखे थे, पॉइंट्स है, आप लिखना चाहे या पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अदरवाइज़ आपके जो नोट्स हैं या जो कह सकते हैं जो आपका चैप्टर है ये सॉलिड स्टेट, वो पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और एक और बात, अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, वीडियोस देख के अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जाते जाते थैंक यू वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर पहले काम करूँगा या पहले उस पर रिकॉर्ड करूँगा, बनाऊँगा। सो कमेंट करिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।